ना मिले तो रिश्ता मैं तेरी यादों से जोड़ूंगा। मुझे जिद है मैं जीने का कोई मौका ना छोड़ूंगा। और इस खेल में तलब कैसी वफादारी की शर्तें क्या, ये मेरा हो ना हो मैं इसका होकर ही छोड़ूंगा। Going over the top, down the ground, and that'll be his 100. Brilliant 100 from Sarfaraz. दोस्तों, सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह से आतिशी पारी खेली है, उससे उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये पारी आज नहीं बल्कि आज से वर्षों पहले ही खेली जा चुकी थी। लेकिन अफसोस, उस दिन उसको इस पारी के बदले सम्मान नहीं बल्कि अपमान मिला था, क्योंकि साल 2009 में महज 12 साल की उम्र में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और 2 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला और दोनों ही ऑडिशन में इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रहे। यही नहीं, साल 2015 में वो आईपीएल में भी डेब्यू किए और इसी के साथ वो आईपीएल में फीचर करने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में साल दर साल रनों का अंबार खड़ा करते चले गए और उसके इसी रनों के अंबार का ही परिणाम था कि उसका बैटिंग एवरेज वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट बैटिंग एवरेज हो गया, क्योंकि अब उनसे बैटिंग एवरेज के मामले में सिर्फ सर डॉन ब्रैडमैन ही आगे हैं। लेकिन अफसोस, इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी उसको टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया बल्कि एक जिल्लत भरी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड। कहानी सरफराज खान के अटूट संघर्ष की। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसे बेहतरीन बल्लेबाजों का खदान कहा जाता है और इस खदान ने न जाने हमारे देश को कितने ही दिग्गज बल्लेबाज दिए। और ऐसे जगह से यदि आप आते हो तो आपको अपना नाम बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जरूरत होती है और सरफराज खान भी यहीं से आते हैं। उन्होंने शुरू से ही अपने परफॉर्मेंस से ये पक्का किया कि उनका नाम दुनिया कभी भी भूल ना पाए। सरफराज खान का बचपन आजाद मैदान में ही गुजरा, क्योंकि सरफराज खान के पिता नौशाद खान क्रिकेटिंग कोच थे तो घर में क्रिकेट के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं था। जब पिता ने देखा कि सरफराज बॉल को बड़े प्यार से मिडिल कर रहे हैं तब उन्होंने अपने बेटे को भी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि मुंबई जैसे शहर में अपना नाम बनाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसी तरह उन्होंने अपने बेटे को तैयार भी किया। साल 2009 में सरफराज खान ने अपने स्कूल रिजवी स्प्रिंगफील्ड की तरफ से अपना पहला मैच खेला। हैरिस शील्ड इंटर स्कूल टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में इन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 21 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कांदीवली के खिलाफ इन्होंने 421 बॉल में 439 रन बनाए, जिसमें 56 चौके तो 12 गगनचुंबी छक्के शामिल थे और ये वैसा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था जिसकी उनको दरकार थी। अब पूरे न्यूज और टीवी में सिर्फ सरफराज का ही नाम था, क्योंकि अब सभी इस युवा क्रिकेटर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके बाद सरफराज खान को मुंबई के अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन एक कहावत है ना, हर एक इंसान के लाइफ में चढ़ाव के साथ उतार भी आता है और यही सरफराज खान के साथ भी हुआ, क्योंकि साल 2011 में एक स्कूल ने सरफराज खान के ऊपर ओवर एज होने का इल्जाम लगा दिया और इस इल्जाम को सत्यापित करने के लिए जब सरफराज खान का बॉन्ड टेस्ट हुआ तो उसमें भी उसको दोषी पाया गया, जिसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सरफराज खान को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सरफराज खान के पिता ने यहाँ हार नहीं मानी बल्कि अपने बेटे का और भी एडवांस टेस्ट कराया और जब एडवांस टेस्ट का रिपोर्ट आया तो उसमें सरफराज खान पूरी तरह से निर्दोष पाया गया, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार सरफराज खान का एज बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एक बार फिर से सरफराज खान को अपनी टीम में शामिल कर लिया और इस इंसिडेंट से उभरने में उसको काफी समय लग गया। मुंबई अंडर 19 की तरफ से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद 2014 में उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी टीम में इंक्लूड कर लिया गया, जिसमें उन्होंने 6 मैचों में 211 रन बनाए, वो भी 70.33 के एवरेज के साथ, जिसमें उसके बल्ले से 2 शानदार अर्धशतक भी निकले। 28 दिसंबर 2014 को उन्होंने फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया तो ही आईपीएल 2015 में आरसीबी ने 50 लाख में अपनी टीम में उसको शामिल कर लिया और उस वक्त वो आईपीएल में खेलने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर भी बने। क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से सजी बैटिंग लाइनअप में अपना छाप छोड़ पाना उतना ही कठिन था जितना कि मुंबई क्रिकेट में अपना नाम बनाना कठिन था, पर सरफराज ने मिले मौके का हमेशा फायदा उठाया और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 214 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार 45 रन जड़कर आरसीबी को 200 के पार पहुंचा दिया। जिसके बाद आरसीबी के कप्तान विराट कोहली इसके बारे में तारीखों के पुल बांध रहे थे, पर इन सब के बावजूद भी उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा था। 2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सरफराज खान को एक बार फिर से टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया और इस बार भी वो टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे, क्योंकि 6 मैचों में वो 355 रन बनाए विद इन एवरेज ऑफ 71, जिसमें उसके बल्ले से 5 शानदार अर्धशतक भी निकले। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में अब भी उनका वही हाल था, क्योंकि अब भी उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। डोमेस्टिक टीम में काफी कम मौका मिलने के कारण पिता नौशाद खान ने उनको उत्तर प्रदेश की तरफ से खिलाने का फैसला किया। अपने क्रिकेटिंग कैरियर में इतने आगे आ चुके सरफराज खान को अब फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करना था। उसके बाद उन्होंने लंबी लंबी लाइनों में लगकर क्रिकेट के ट्रायल्स में हिस्सा लिया, जिसके बाद उसको उत्तर प्रदेश के रणजी टीम में खेलने का मौका मिला। पर जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद लेकर सरफराज खान वहाँ गए थे वो परफॉर्मेंस वहाँ उनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा था।
जिसके बाद 2019-20 रणजी सीजन में वो फिर से मुंबई आ गए और 19 जनवरी 2020 को अपनी पुरानी टीम उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 391 गेंदों में नाबाद 301 रनों की शानदार पारी खेली। अब इसके बाद सरफराज खान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इस तरह सरफराज खान के अंदर अब वो हर गुण दिखती थी जो एक टेस्ट क्रिकेटर में होना चाहिए। और 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब जहाँ से भी मैच का खबर आता पिता सरफराज खान को वहाँ मैच खिलाने ले जाते। पिता नौशाद खान ने पूरी तरह से यह निश्चय कर लिया था कि लॉकडाउन का असर उनके बेटे पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब उन्हें फिर से मौका मिले तो वो हर एक चुनौती के लिए फिर से तैयार रहे। जनवरी 2020 से मुंबई वापस आने के बाद सरफराज खान ने 14 इनिंग्स में 1564 रन बनाए विद इन एवरेज ऑफ 142.18। पूरे कैरियर में 14 शतक, 2 दोहरा शतक और 1 तीसरा शतक लगाया और ऐसे ही फिनोमिनल कंसिस्टेंसी इंडिया ए के तरफ से खेलते हुए इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप से भरी साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ भी देखने को मिला। रणजी 2021-22 के फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ शानदार 134 रन बनाकर अपनी टीम को 374 रनों के एक मजबूत टोटल तक पहुंचाया। और इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उसका नाम नहीं आया, जिससे अब यही सवाल उठता है कि एक प्लेयर को टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए आखिर क्या क्या करना पड़ता है। डोमेस्टिक सर्किट्स में बेइंतहा रन बनाने होते हैं, वो भी बड़े बड़े, और अपना फिटनेस लेवल भी मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन सरफराज तो इस मापदंडों से कोसों आगे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में इसका बैटिंग एवरेज 80 का है, जो कि वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट बैटिंग एवरेज है, क्योंकि इस मामले में इनसे आगे सिर्फ सरडाउन ब्रैडमैन ही है। और वहीं यदि बात रही फिटनेस की, तो लंबी लंबी पारी खेलने के बाद भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो फील्डिंग करने नहीं आया हो। सरफराज खान एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब भी वो डिमोटिवेट फील करते हैं तब हमेशा ही अब्बू उनके साथ होते हैं और अब्बू उनका हाथ थामे हुए होते हैं, और अगर यदि आज अब्बू नहीं होते वो कब का हार मान चुके होते। और शायद ऊपर वाले को भी सरफराज खान और उनके पिता पर दया आ गई होगी, क्योंकि ये ऊपर वाले का ही करामत है कि पिछले 13 साल में पहली बार विराट कोहली ने किसी पारिवारिक रीजन से घरेलू सीरीज से छुट्टी लिया, जिससे टीम इंडिया में नए प्लेयर के लिए जगह बन पाया और सरफराज खान की टीम में एंट्री हुई। और जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में उनको मौका मिला तो उन्होंने पूरी तरह से धमाल मचाकर रख दिया, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच के दोनों ही पारियों में 94 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार अर्धशतक लगाया। लेकिन यहाँ भी इनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस सीरीज में इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी अगले सीरीज में उसको प्लेइंग 11 में फिर से मौका नहीं मिला। और फिर से ये सवाल उठने लगा कि क्या सरफराज खान को सिर्फ दिलासा के लिए ही टीम इंडिया में शामिल किया गया था, क्योंकि अब इनका टीम इंडिया में सिलेक्शन तो हो रहा था लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा था, जिससे सभी सरफराज फैंस में काफी नाराजगी थी। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी खबर आती है जिससे सभी सरफराज फैंस के अंदर फिर से खुशी की एक नई लहर दौड़ जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शुभमन गिल के बाहर होने के कारण सरफराज खान को एक बार फिर से टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया जाता है। और फिर से सबकी निगाहें सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर टिकी हुई होती है और वो खिलाड़ी होते हैं सरफराज खान। लेकिन इस बार जब वो मैदान में उतरते हैं तो वो अपने नाम के अनुरूप पहली पारी में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहली पारी में वो डक पर ही पवेलियन लौट जाते हैं। वैसे इस पारी में सिर्फ सरफराज खान ही नहीं बल्कि टीम इंडिया के 5-5 बल्लेबाज इस डक का शिकार हुए थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि पूरी टीम इंडिया मात्र 46 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय टीम की निंदा होने लगी थी और भारत की नैया पूरी तरह से मझधार में फंसी हुई थी। और अब सबको एक चमत्कार की उम्मीद थी और दूसरी पारी में वो चमत्कार बनकर आते हैं सरफराज खान, क्योंकि वो दूसरी पारी में ऐसी तबाही मचाते हैं पूरी न्यूजीलैंड टीम पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, क्योंकि उस पारी में वो सिर्फ शतक ही नहीं जड़ते हैं बल्कि 150 रनों की एक आतिशी पारी खेलते हैं, जिससे एक हारती हुई टीम इंडिया में फिर से जीत की उम्मीद जग जाती है। और उसकी वो पारी ऐसी अविश्वसनीय पारी थी जिससे उसकी ख्याति पूरी दुनिया में होने लगती है। और उसी पारी का परिणाम है कि लगातार प्लेइंग 11 से बाहर रहने वाले सरफराज खान को दूसरे टेस्ट में भी फिर से टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह मिल जाती है। वैसे क्या दोस्तों, आपके हिसाब से सरफराज खान को टीम इंडिया का परमानेंट हिस्सा बनाना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।